हेलो स्टूडेंट। अगले वीडियो में आपने बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था पार्ट 2 में। बट नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपांसन ऑफ द कंपनी रूल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद की कंपनी को किस तरह से स्प्रेड किया गया था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड द रेगुलेटिंग एक्ट इन द 1773। उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था और एक्ट के हिसाब से जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था एंड मुंबई एंड मद्रास का जो गवर्नर था उनको खुद के अंडर में ले लिया गया था। और इस तरह से देखा जाए तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। और जैसे ही वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकंड मैसूर वॉर हैदर अली के साथ होता है और इसमें वो जीत जाते हैं। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। एक साइड उनको मुंबई और मद्रास को भी संभालना था और दूसरी साइड में ये सामने लड़ाई करने वाले जो हमारे राजा रजवाड़े थे उनके साथ भी लड़ाई करनी थी उनको। नाउ कॉर्नवालिस टुक ओवर द गवर्नर जनरल आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग and during the tenure of Cornwallis, the third Mysore war took place with Tipu Sultan, famously known as the Tiger of Mysore। और इसके बाद जो कॉर्नवालिस आता है और कॉर्नवालिस ने यह थर्ड मैसूर वॉर किया गया था टीपू सुल्तान के बाद, जहाँ पर टीपू सुल्तान को जनरली टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, वो पॉपुलर था इसके हिसाब से। The company had to join hands with the Marathas and the Nizams to defeat the Tipu Sultan। और कंपनी है जो अकेले टीपू सुल्तान को हराने में नाकामयाब रहती थी और इसीलिए उन्होंने मराठा और निजाम की मदद लेकर टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था। एंड इस तरह से देखा जाए तो कंबाइंड फोर्सेस हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी, और इस तरह से टीपू सुल्तान को इस सब्सिडी अलायंस पॉलिसी एक्सेप्ट करने में फोर्स किया गया था। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस सिस्टम। इस सिस्टम में इस तरह से बहुत सारे राजा रजवाड़े को प्रिंसली स्टेट्स को खुद के अंडर में ले लिया गया था। आफ्टर द कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकम द गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल के बेस पर सर जॉन शोर आया, but due to his rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Maratha became stronger। बट उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया, जो चलता था उसको चलने दिया सिर्फ, और इसीलिए उसके टाइम पीरियड में मराठा की ताकत भी बढ़ गई थी और कंपनी है वो बहुत कमज़ोर बन गई थी। सो द गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉनसन, और सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली की एंट्री होती है इंडिया में गवर्नर जनरल के बेस पर, और उन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी और इसीलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, जिसे स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है, ऐसी एक सिस्टम बनाई। और जिस सिस्टम की कुछ ऐसी कंडीशनें थी जो हमारे प्रिंसली स्टेटों को बर्बाद करने के लिए इनफ थी। कुछ कंडीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रेंड आर्मी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कोई भी राजा, किंग, नवाब इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करता था तो ब्रिटिशर्स खुद की आर्मी को हमारे प्रोटेक्शन के लिए भेजते थे। दूसरा, जब वो आर्मी यहाँ पर भेजी जाए तो उनके खाने पीने की फैसिलिटी, सैलरी देने की और रहने की फैसिलिटी वो राजा खुद प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशरों को, कंपनी को आर्मी मुफ्त में प्रिपेयर हो गई। तीसरी कंडीशन थी विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट। कोई भी कंट्री के साथ या तो किसी भी स्टेट के साथ उसकी फाइट होती है तो कंपनी की परमिशन के बिना वो आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली, और एक रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेट असेंबली में रहेगा जो हर एक हमारे जो स्टेट की सारी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को देता रहेगा। और इस तरह से देखा जाए तो वेलेस्ली ने, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत सारे राजा रजवाड़ों को उन्होंने कब्जा कर लिया गया है, जिसके नाम है निज़ाम, मैसूर,
अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब वेलेस्ली की इस चाल में फंस गए थे। और वैसे नेक्स्ट पॉइंट है इसके में देखा जाए तो वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस और एक्सपांड कंपनी रूल। और वेलेस्ली ने बहुत सारे कंपनी रूल के जरिए स्प्रेड किया गया था, खुद के बिजनेस को डेवलप किया गया था। टीपू सुल्तान को भी बताया गया क्या कि तुम्हें ये पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बट टीपू सुल्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए निज़ाम की मदद लेकर टीपू सुल्तान के ऊपर फोर्थ मैसूर वॉर किया और इस मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। वेलेस्ली के बाद लॉर्ड हेस्टिंग आता है गवर्नर जनरल बनकर यहाँ पर, और वो आते ही जो नेपाल के गुरखा लोग थे उनको आर्मी में ज्वाइन कर लिया, एंड जो पिंडारा लोग थे जिसके साथ लड़ाई करके उनको भी कंट्रोल में ले लिया गया था, एंड थर्ड मराठा वॉर भी वो जीत गए थे। इस तरह से वेलेस्ली ने और ये लॉर्ड हेस्टिंग ने कंपनी को सुप्रीमेसी बना दिया गया था, सुप्रीम पावर बना दिया गया था इंडिया में। इसके बाद का गवर्नर जनरल आता है विलियम बेंटिक, जो पॉपुलरली नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो ज़्यादा लिबरल गवर्नर जनरल माना जाता था। बेंटिक बिलीव दैट द डिससैटिस्फैक्शन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू द इंपीरियलिस्ट पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नर जनरल्स कुड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी यूनिटी। वो चाहता था कि लोगों को परेशान करने से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता है, बट जिसमें लोगों का हित छुपा हुआ वेलफेयर पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसे लोग प्रॉपरली ज़िंदगी जी सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब नेक्स्ट पॉलिसी जो है वो डेलहाउसी ने बनाई थी, और डेलहाउसी के हिसाब से उनकी भी कुछ कंडीशन थी। एनेक्सेशन का मतलब होता है कुछ खुद के अंडर में ले लेना, कोई ना कोई बहाना बनाकर, जिसके कुछ बहाना यहाँ पर दिखाए गए हैं। एनेक्सेशन बाय वॉर, जो कमज़ोर स्टेट थे उनके साथ फाइट करते थे। सेकंड पॉइंट है एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट एयर, जिसका कोई वारसदार नहीं होता था राजा का, वो राजा को खुद को सरेंडर कर देना था डेलहाउसी को। तीसरा एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, वो बताते थे कि प्रॉपरली आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो स्टेट में, इसीलिए आपको ये स्टेट है हम हमारे कंट्रोल में ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट था एनेक्सेशन ऑफ प्रीटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन, जो भी उन्होंने पैसे उधार दिए थे अगर वो वापस नहीं पैसे कर सकते हैं तो वो भी ब्रिटिशर खुद के कंट्रोल में कर लेते थे। और लास्ट पॉइंट है एनेक्सेशन टू एंड अ नेमसेक रूल, जो सिर्फ नाम के ही राजा थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे अच्छे से, और ऐसे लोगों को भी खुद के अंडर में ले लिया गया था। तो इस तरह से देखा है चाहे तो डेलहाउसी ने बहुत सारे स्टेटों को अपने अंडर में ले लिया गया था, बट डेलहाउसी ने थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी की थी। ही मेड सम ऑफ द रिफॉर्मेशन इन द इंडिया, जिसका एग्जाम्पल के बेस पर हम बता सकते हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई टू थाने इन द 1853 में एस्टेब्लिश किया। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड बनाया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए। इंग्लिश एजुकेशन चालू किया गया था और कुछ सोसाइटी के लिए भी वर्क किया गया था। ही पास्ड द लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटिंग विडो रीमैरेज, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया था और विडो रीमैरेज को परमिशन दी गई थी। और इस तरह से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स में 1757 से लेकर 1857 के टाइम पीरियड में उन्होंने they had to face the dissatisfaction of the Indian states and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857। बहुत सारे राजा रोजगारों को और लोगों को इतना परेशान कर दिया गया था कि लोग उसके सामने आज़ादी की लड़ाई के लिए उतर आए थे। चलो कुछ साइड इफेक्ट भी है जिसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी के कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुए थे इसके ऊपर। इसमें से देखा जाए तो बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रोज सिल्क, सुगर, जूट, मुस्लिन एटसेट्रा, बट आफ्टर द ड्यूल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेल। यानी कि ड्यूल पावर पॉलिसी को दूसरे द्विमुखी शासन पद्धति भी बोला जाता है। द्विमुखी शासन पद्धति का मतलब ये है कि कंपनी के पास बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर थी
और राजा रजवाड़ों के पास बिना पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और इसीलिए उसको बोला जाता था द्विमुखी शासन या तो ड्यूल पावर पॉलिसी, जिसमें कुछ इम्पैक्ट ऐसी भी थी जिसमें हमारे लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई थी, जैसे कि अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था और इस तरह से बहुत सारे किसान बर्बाद हो गए थे। अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री, और इस तरह से देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री को भी अनफेयर टैक्सेस लगाकर बर्बाद कर दिया गया था। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स्ड द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग डिफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ द क्लॉथ इन शॉर्ट पीरियड, और जो यहाँ के वीवर्स थे जो कापड़ बनाते थे उनको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। अगर वो मना करते थे तो उनको जेल भेज दिया जाता था या तो उनको मार दिया जाता था। इस तरह से दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर, और इसीलिए जो भी टैलेंटेड पर्सन थे, लोग थे, किसान जो इंडिपेंडेंट थे, वो सब डिपेंडेंट हो गए और पुअर बन गए, गरीब बन गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। समाज में भी उसकी कुछ इफेक्ट हुई थी जिससे हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ था, अच्छी बातें भी हुई थी। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के डेवलपमेंट से स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप हुए थे। लोगों की सोच में बदलाव आया था न्यूज़पेपर पढ़कर, एक दूसरे के जो सोच है, विचार है, आइडियाज़ है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। कुछ समाज में कुप्रथाएं थी, ऐसी कुप्रथाओं को हटाने में भी सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा, जो हटाने में राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी जैसे बहुत अच्छे जो समाज सेवक थे, सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने अच्छे से ये ब्रिटिशरों की हेल्प रखकर ये लॉ पास करवाए गए थे। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया देयर वॉज अ डिमांड ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स कंपनी रूल्स स्प्रेड कर रहे थे तो उनको लोगों का ये पूरा वहीवट चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन चालू कर दिया गया था। लोग